नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीचर्स पॉइंट 24/7 में। आज हम सबसे जो गरम टॉपिक है, सबसे गरम मुद्दा जो खास करके विद्यार्थियों के बीच में, प्रतियोगी छात्रों के बीच में बना हुआ है, वो लेकर के है सुपर टेट के बारे में। तो सुपर टेट के बारे में सारी जानकारी एंड टू एंड, क्या सिलेबस है, सेफ स्कोर कितना होगा, कब वैकेंसी आएगी, किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक करके हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको भी हम फेस करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में गलत चीज़ें या मिस कम्युनिकेशन आप तक पहुंची होगी, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, वो भी हम क्लियर आउट आज यहाँ पे कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमारा जो उद्देश्य है कि आप अफवाहों में ना फंसे। ठीक है, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अपने खून पसीना जो एक करके तैयारी कर रहे हैं, 8x10 के रूम में जो दिन रात एक कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, हथियारों से लैस होकर, सुसज्जित होकर। हथियारों से लैस सुसज्जित का मतलब क्या है? जब आप सिलेबस कवर करके एकदम से तैयार बैठे रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब है आप एकदम से लैस हैं हथियारों से। ठीक है, सुसज्जित हैं आप, एकदम तैयारी हैं, रण में जाने के लिए आप तैयार हैं। तो एग्जाम से पहले जितनी भी तैयारी है, वो तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो सारी चीजें हम जानेंगे, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और वन बाय वन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इसका क्या है। ठीक है, कितना सेफ स्कोर है, भर्ती कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। तो सबसे पहला सवाल जो खास करके लोगों के दिमाग में है कि भर्ती कब आएगी सर, भर्ती कब आएगी। बहुत बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि भर्ती कब आएगी, वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वैकेंसी गवर्नमेंट ने आज निकाल दिया, आज के आज अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो क्या आप उस भर्ती के लिए तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी पूरी है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं उस तरह की भर्ती के लिए, या कहीं आपकी तैयारी आधी अधूरी तो नहीं है? अगर आप 92 मार्क्स ला भी देते हैं सुपर टेट के एग्जाम में, आपको पता है कि सुपर टेट से मेरिट बनती है, तो क्या उस 92 मार्क्स को लेकर के आप मेरिट स्कोर में आ पाएंगे? तो ये सब सारे सवाल हैं जो भ्रमित कर देते हैं आजकल के युवाओं को। तो इसलिए हम चाहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं सुपर टेट क्या है। ठीक है, दरअसल सुपर टेट एक प्रचलित नाम है। जब भी यूपी के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया जो भी टीचिंग की वैकेंसी आएगी, ठीक है, टीचिंग की वैकेंसी के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उस एग्जाम का नाम इन्होंने दिया सुपर टेट। आप इसे सुपर टेट कह दीजिए या फिर डायरेक्ट आप इसे वैकेंसी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग एग्जाम के लिए जो प्राथमिक और जो मिडिल स्कूल होता है उसके लिए जो वैकेंसी आती है, जिसे हम लोग सुपर टेट कहते हैं, तो वो सुपर टेट दरअसल क्या है? सुपर टेट एक प्रचलित नाम है टीचिंग वैकेंसी के लिए, जो एक प्री क्राइटेरिया है वो। ठीक, खास करके यूपी के अंदर। ठीक, दूसरी बात आती है, हमने बात किया कि भर्ती कब आएगी, इसका थोड़ा सा हम जवाब अभी थोड़ा आपको बाद में देना चाहेंगे, लेकिन जो हमने आपसे सवाल किया वो सवाल आप एक बार खुद से करिए कि क्या आप तैयार हैं? अगर भर्ती आज आ जाएगी तो क्या आप तैयार हैं, या सिर्फ आपने आपके अंदर आप हवा बना के रखें कि नहीं हम तैयार हैं? अभी जब हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे तो सिलेबस देख के आप एक बार बताइएगा, खुद से अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि क्या आप सच में तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर आ जाती है तो क्या आप 140 स्कोर कर देंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, वो सारी चीजें। दूसरा बात आता है एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी की बात आती है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जिन्होंने भी सीटेट या यूपी टेट का एग्जाम पास किया हुआ है, प्रमाण पत्र जिनके पास है, वो सुपर टेट के फॉर्म को भर सकते हैं। और सीटेट और यूपी टेट का फॉर्म
कौन भर सकता है? जिन्होंने बीएड किया होगा, ठीक है, या फिर जिन्होंने बीटीसी या फिर डीएलएड जो इसका प्रचलित एक नाम है ये किया होगा, वो सीटेट और यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि बीएड वर्सेस डीएलएड की भी एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में, जो विचाराधीन है। उस पर जो भी वक्तव्य आएगा कोर्ट का, वो सरकारें या आगे के एग्जाम्स में भी फॉलो अप होगा। हालांकि वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है, आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, जो भी आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा कोर्ट की चीज़ों को आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। जब कोर्ट जैसा डिसीजन देगा उसके हिसाब से ही नोटिफिकेशन में चीज़ें जारी की जाएंगी। और जैसा नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा उस समय जब आप एलिजिबल रहेंगे, उसका मतलब है कि या तो आपको सीटेट पास किए हुए होना और यूपीटेट, इन दोनों एग्जाम में किसी एग्जाम को आपको पास करना है। और इन दोनों एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये दोनों कोर्स में कोई एक कोर्स करने की जरूरत होती है। अगर आपने वो कोर्स कर रखा है, ये एग्जाम पास कर रखा है, सीटेट और यूपीटेट का एग्जाम आपने पास किया हुआ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज ये है, एक काफी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, ठीक है, जो लोग यूपी के नहीं हैं, आउट ऑफ यूपी के हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं? क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं हैं? तो हम आपको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हो रहा था, जब पहली वैकेंसी 68,500 की जो आई थी, उस वैकेंसी में, ठीक है, 68,500 की वैकेंसी में वैकेंसी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहां पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सरकार ने सिर्फ क्या किया, वैकेंसी जारी कर दिया। ठीक, जब लोग काउंसलिंग कराने पहुंचे तो वहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो है सिर्फ यूपी के लोगों का, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, सिर्फ उनका ही काउंसलिंग करेंगे। तो उस समय पे तो सरकार ने उनको हटा दिया, सिर्फ यूपी के जो लोग थे उनकी काउंसलिंग करी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो जितने भी लोग थे, फॉर्म तो सब लोगों ने भरा था, मध्य प्रदेश, बिहार, अगल बगल जो भी दिल्ली, राजस्थान के लोगों ने भी फॉर्म भरा था। ठीक है, तो फिर वो क्या हुए, फिर वो लोग एकत्रित थे, वो एक दूसरे को कनेक्ट किए अपना एक, और फिर वो लोग गए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट ने उनका पक्ष सुना, सरकार का पक्ष सुना, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा था कि डोमिसाइल होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो फेवर चला गया, किसके फेवर में वो चला गया, जो डिसीजन आया वो छात्रों के हित में गया। और कोर्ट ने कहा, सरकार को ये निर्देशित किया कि आपने वैकेंसी के निकालते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि कौन लोग फॉर्म भरेंगे, कौन नहीं भरेंगे, क्या क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपको इनका समायोजन जो है करना पड़ेगा, इनको जो है रखना पड़ेगा। उसके बाद में उनकी दोबारा से काउंसलिंग हुई, दोबारा से जो भी उसके पात्र पाया गया, दोबारा उनको लेटर जारी किया गया। तो लेकिन उसके बाद जब 69,000 की दोबारा वैकेंसी आई, ठीक है, फिर जब 69,000 की वैकेंसी आई तो उसमें जो है विभाग ने ये जारी किया कि ऐसे लोग जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है, जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सिर्फ वही लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सुपर टेट की वैकेंसी को भरने के लिए ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का जो है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि सरकार ने अपनी कमियों को लास्ट टाइम दुरुस्त किया था, तो इस वाले वैकेंसी में भी 2023 में जो आएगी, उसमें भी लगभग यही सरकार जो है यही प्रस्ताव देगी कि बाहर के लोग फॉर्म को शायद नहीं भर पाएंगे, जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब देना, पहले उत्तर प्रदेश वालों को दे लें, फिर बाद में बाहर के लोगों पर ये डिस्कशन अपना करेंगे। तो इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट या यूपीटेट जो भी एग्जाम, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम आप पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, कुछ लोग ये अफवाह, मतलब कि बहुत बार आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो अफवाहें चलती हैं उसमें भी आपने सुना होगा कि यूपी टेट की वैल्यू ज़्यादा है,
तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नोटिफिकेशन, किसी व्हाट्सएप मैसेज या किसी सोशल मीडिया के मैसेज के ऊपर मत जाइए। आप ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, आप कोई भी शासनादेश किसी में भी जाकर ऐसा चेक कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी टेट का वेटेज ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप यूपी टेट हों या आप सी टेट हों, वेटेज आपको उतना ही मिलेगा। और क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, इनका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। जो गुणांक बनता है उस गुणांक में इन दोनों का मार्क नहीं जुड़ता है, नंबर इसके नहीं जुड़ते हैं। तो आप यूपी टेट क्वालिफाइड हो या सी टेट क्वालिफाइड हो, इसका कोई, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हाँ, और जो हमारा काम है वो आपको सही चीज, शासनादेश, किसी भी शासनादेश में देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में देख लीजिए, पुरानी किसी भी चीज में नोट, ऐसा कोई तथ्य, साक्ष्य ऐसा मौजूद नहीं है जो इस चीज को प्रूफ कर सके कि नहीं यूपी टेट की वैल्यू ज्यादा है, सी टेट की वैल्यू कम है। ठीक है। आपका जिसमें भी अच्छा स्कोर है, जो भी अच्छी स्कोरिंग है आपके पास, उसको जो है आप उसमें जो है लगा सकते हैं, इसका कोई नहीं। एग्जाम पैटर्न आप जानते ही हैं, 150 नंबर का पेपर आता है इसका। 150 नंबर में आपको जो जनरल कैटेगरी के हैं 90, 92 उनको स्कोर करना होता है पास होने के लिए। ठीक है। और जो भी आरक्षित कोटे के लोग हैं, चाहे वो SC ST हों या EWS हों या फिर विकलांग हों या फिर OBC हों, जो भी यथावत उनकी स्थिति है, मतलब जो जितने परसेंट का आरक्षण उनको का लाभ प्राप्त होता है, वो उसी तरीके से रहता है कि इतना आपको पासिंग मार्क चाहिए। लेकिन यहां पर जो है पासिंग मार्क से काम नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या होता है, पासिंग मार्क से काम क्यों नहीं चलेगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेफ स्कोर जब डिस्कस करने लगेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे कि पासिंग मार्क से काम क्यों नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक, ये एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। 150 नंबर का बहुविकल्पी सवाल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको कई सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी सिलेबस है वो नेक्स्ट, अभी हम सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे। तो ये होता है हमारा एग्जाम का पैटर्न। अब बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर कितना होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सेफ स्कोर इतना है, मान लीजिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि 100 नंबर सेफ स्कोर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आप अपने आप को तर्कशील बनाइए, थोड़ा सा अपने अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटी लाइए। ठीक है। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि सेफ स्कोर कितना है, क्योंकि सेफ स्कोर है ये, जो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा कितनी वैकेंसी आती है। ठीक है। जैसे अगर वैकेंसी आ जाती है 20,000, ठीक है, तो सेफ स्कोर कुछ ज्यादा होगा। ठीक है। तो उस केस में 100 नंबर सेफ स्कोर नहीं होता। अगर वैकेंसी आ जाती है 1 लाख, ठीक है, उस स्थिति में सेफ स्कोर थोड़ा सा कम होगा। उसका रीजन क्या होगा, वो टॉप के, जैसे ही आपका गुणांक बनेगा, मेरिट बनेगी, टॉप से लेना चालू होंगे। ठीक है। टॉप से लेना चालू होंगे। जैसे ही 20,000 का क्राइटेरिया, या 20,000 का क्राइटेरिया जैसे ही शुरू होगा, मान लीजिए 20,000 का क्राइटेरिया, हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि 150 में से 145 नंबर पे 20,000 का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो इसके बाद से जो है आप 144 नंबर पाए हैं तो आप सेफ, आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप बात को समझिए फिर से। सबसे टॉप आपका सुपर टेट का मेरिट और आपके जो भी एकेडमिक्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और BEd BTC जो भी आपने किया होगा, वो गुणांक बना के एक मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद सबसे टॉप से लेकर के वो शुरू करेंगे। ठीक है। और जैसे ही उनका 20,000 का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, वहीं पे वो स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अगर इस पूरे ग्राफ को हम समझ लेते हैं कि 150 नंबर का ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है। 150 नंबर का ग्राफ है, यहां से उन्होंने चालू किया लेना, और जैसे ही मान लीजिए यहां पे आते हुए उनकी 20,000 जो भी वैकेंसी थी वो पूरी हो गई, तो यहीं पे वो स्टॉप कर देंगे। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नंबर पाए हैं। अगर ये ग्राफ यहां पहुंचते, जहां पे 20,000 पूरा हो रहा है, अगर ये 145 नंबर है, फॉर एन एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आप इसको ओरिजिनल तथ्य से मत कंपेयर करिएगा। अगर ये 145 नंबर है, ठीक है, तो मतलब जो लोग 145 नंबर पाए हैं उन्हीं का सेफ स्कोर है। मतलब 140 नंबर जो पाए हैं उनका सेफ स्कोर नहीं है। तो सेफ स्कोर इस बात पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी आई है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका सेफ स्कोर कितना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर हम आपसे यह शेयर करना चाहते हैं कि सेफ स्कोर आप ये मान के चलिए कि आपको 125 प्लस स्कोर करना ही है।
इससे ज्यादा ही आपको स्कोर करना है, ये अपना टारगेट बना के चलिए। जो भी लोग 85 नंबर पास मार्क, 90 नंबर पास मार्क, 92 नंबर पास मार्क के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को और तर्कशील बनाइए और 90-85 के जो जाल है उस जाल से थोड़ा सा निकलिए, और जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो अपना टारगेट बनाइएगा वो 125 प्लस, और 125 से लेकर के 130 प्लस ये टारगेट बना के आप चलिए कि इतना आपको स्कोर करना ही करना है, ताकि अगर कम वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप फिट बैठ जाइए। ठीक है। और खास करके जो थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका थोड़ा सा पुराना है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा और जो है अपना सेफ स्कोर यहाँ पे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर और करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका एकेडमिक्स क्योंकि ज़्यादा अच्छे हैं परसेंटेज, और जो पुराने लोग हैं उनके थोड़े परसेंटेज कम अच्छे हैं। तो उस स्थिति में जब गुणांक बनता है, गुणांक बनने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है तो वो काफ़ी डिफरेंस ला देती है। ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा पहले के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर हाई स्कूल इंटर जिन्होंने पास किया है 2010-11 वाले जो लोग हैं, 12 वाले, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना सेफ स्कोर जो है थोड़ा सा प्लस ही लेके चलिए। अगर आप रिसेंट वाले हैं, 2-4 साल में रिसेंटली में आपने सब कुछ कंप्लीट किया, तो आप 125 का स्कोर लेके चलिए। लेकिन जो थोड़ा सा पुराने बैकग्राउंड के हैं, वो आप लोग जो है 130-135 का स्कोर मान के चलिए कितना आपको स्कोर करना है। ठीक, ताकि अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें अपनी जो है प्रतिबद्धता एकदम डटे रहकर आप झंडे गाड़ के वहां पे खड़े रहिए, कोई चीज आपको हिला ना सके, इस तरह से आपको वहां पे पेश आना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सिलेबस क्या होगा, इस पूरे एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, तो और ये जो है वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी तो सरकार कल निकाल देगी। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि वैकेंसी आने से पहले क्या आप अपने आप को, अपने खुद को प्रिपेयर इतना कर लिया है कि आप वैकेंसी में अच्छा स्कोर, ये जो 130 और 135 का स्कोर है, आप स्कोर कर पाएंगे? क्या आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है? अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो आप सोशल मीडिया के इस वाले क्वेश्चन में मत फंसिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। वैकेंसी जब भी आएगी, आज आएगी, 1 महीने बाद आएगी या 1 साल बाद आएगी, कम से कम तब तक आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर करके रखिए कि जब भी वैकेंसी आएगी उस समय आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, उस समय आपको तैयारी न करना पड़े। आज वैकेंसी आ गई, 1 महीने बाद एग्जाम की डेट आ जाए, 1 महीने बाद वैकेंसी में एग्जाम की डेट, तो क्या 1 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या 1 महीने में आप सिलेबस कवर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप 1 महीने में सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन में अपने आप को मत उलझाइए। ये सवाल है वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी मत करिए, तैयारी आप करके रखिए, और जैसे ही वैकेंसी आए उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्कैम चल रहा है ना, वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी चाहे किसी भी सरकार में कभी भी वैकेंसी आए, जब वैकेंसी आ रही तब आप क्या तैयार हैं? या फिर जो लोग सीटेट यूपीटेट पास कर चुके हैं, अगर आप सीटेट और यूपीटेट में 90 नंबर पाए हुए हैं, 95 नंबर पाए हुए हैं, 100 नंबर पाए हुए हैं, एक बार आप खुद का आकलन करिए, आप 90 नंबर क्यों पाए, 100 नंबर क्यों पाए? आप 150 में से 140 नंबर क्यों नहीं पाए? क्या कमी रह गई थी आपके अंदर जो आप नहीं पाए? सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, उसके बावजूद आप 140 नंबर नहीं पाए, 130 नंबर नहीं पाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप 125 और 130 स्कोर कर देंगे? यहां पे सुपर टेट में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकालिए, ये जो सोशल मीडिया पे आडंबर बना हुआ है, इससे थोड़ा सा खुद को बाहर निकालिए और अपनी तैयारी करिए। आप छात्र हैं, पूरे जागरूकता के साथ तैयारी करिए, तर्क के साथ तैयारी करिए। तो वैकेंसी जब भी आएगी 2023 में, 2023 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी जब आएगी तब तक आप अपने आप को तैयार करके रखिए। जैसी ही वैकेंसी आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहे, वैकेंसी के टाइम आपको पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो ये मेन मुद्दा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। चलिए ये देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के उन्होंने तोड़ के सिलेबस दिया हुआ है। भाषा, मैथ, रीजनिंग, सूचना तकनीकी, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, जीवन कौशल 10 नंबर का, करंट अफेयर्स जीके 30 नंबर का, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, भाषा यहां पे 40 नंबर का है। ठीक है, भाषा में क्या क्या आता है?
इसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूं। पहला तो हो गया है हिंदी, ठीक है, दूसरा हो गया है इंग्लिश, और तीसरा हो गया है संस्कृत। ठीक, ये 3 होगा। तो हिंदी में जो आपसे पूछा जाएगा वो हिंदी 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा और 10 नंबर की संस्कृत आएगी। ठीक, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक, हिंदी के लिए अगर आपको मैं जैसे बुक अगर बताऊं तो पहली चीज तो जो आपको अच्छी बुक लगे आप वो प्रेफर करिए, लेकिन लूसेंट की जो बुक आती हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं ऐसा माना जाता है, और तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। और आप 10th तक की जो हिंदी नॉर्मल हिंदी है, व्याकरण और जो गद्य पद्य हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लूसेंट के साथ साथ जो आप करिए वो है आप न्यूज़पेपर की रीडिंग लगाना मत भूलिए। ये कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए उसको पढ़िए। ये इसलिए है क्योंकि हमारी रीडिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है कि जब एग्जाम से हमको जल्दी से एक सीमित समय में पढ़ना होता है तो उस समय हम नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, ऐसे संस्कृत में भी है कि जब बड़ा गद्यांश दे देता है, बड़ा पद्यांश दे देता है तो उसमें हम फंस जाते हैं। गद्य को पढ़ने में ही हमें टाइम लगता है क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं होती है, हम इन चीज़ों को उतना पढ़ते नहीं रहते हैं, हम बाकी चीज़ों में उलझे रहते हुए हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है इंग्लिश और संस्कृत दोनों के लिए। मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और संस्कृत के लिए जो 10th तक की बुक्स हैं आप 10th तक की बुक्स में कुछ कुछ लेसन्स को आप पढ़ते रहिए ताकि आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस एकदम से बनी रहे। और जो क्वेश्चन के सेट होते हैं, जो लूसेंट वगैरह के क्वेश्चन सेट आते हैं, सीटेट और यूपीटेट के से भी जो सेट आते हैं, वो सेट को आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। जो भी प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो सारी प्रोबेबिलिटी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। दूसरा टॉपिक आता है मैथ का। ठीक है, 20 नंबर का मैथ आता है। कुछ लोग जो थोड़ा सा खास करके गर्ल्स, मतलब आप इसको किसी और वे में मत लीजिएगा, जो आप सोचते हैं कि मैथ, और कुछ और भी लोग जो थोड़ा मैथ में कमजोर होते हैं, जो कहते हैं कि मैथ तो हम करेंगे ही नहीं, पहले से इंटेंशन वाले मैथ छोड़ देते हैं, बाकी सब तैयारी कर लेते हैं। तो प्लीज बिल्कुल इस चीज से आप अगर इस तरीके की मानसिकता आपने बना के रखी है, स्ट्रेटेजी बना के रखी, तो यह बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर हम भाषा की बात करें 40 नंबर का आता है, तो आप अगर इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप 35 बड़े आराम से स्कोर कर लेंगे, कभी कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। और मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ में आप 20 में से 18 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए मैथ के लिए कि मैथ में आपको 18 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक, बहुत, और कितने भी अच्छे छात्र हैं वो मैथ में 18 नहीं 20 का 20 लाते हैं, क्योंकि नंबर कटने की संभावना इसमें नहीं रहती है। तो अगर जो लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि नहीं मैथ नहीं करेंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, प्लीज आप मैथ भी करिए। ठीक है, मैथ भी आप करिए। उसके बाद 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। नॉर्मल आप जो बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं रीजनिंग के, वो रीजनिंग पढ़ के आप 5 नंबर का रीजनिंग कवर कर लेते हैं। सूचना तकनीकी 5 नंबर का आता है। ये भी आप, सूचना तकनीकी इसलिए भी जरूरी है जिन्होंने CCC का पेपर दिया होगा, ठीक है, या CCC से जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारियां जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर सूचना तकनीकी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उससे लेकर के 5 सवाल आता है। हालांकि ये चाहे तो ये पूरा का पूरा ये दोनों और ये तीनों एक करके एक ही में डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स, जीके एंड जनरल जीएस, जनरल स्टडीज में डाल के ये पूरा पैकेज बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा इसको तोड़ के दिया है, एकदम खोल के सिलेबस दे दिया है ताकि आप ज्यादा भ्रमित ना हो। ठीक है, तो रीजनिंग से 5 सवाल बनने हैं आपको 5 नंबर के। बहुत ही मतलब कि आपको यहां पे गलती नहीं करना है। सूचना तकनीकी यहां पे गलती नहीं करना है, पूरे के पूरे यहां पे आपको स्कोर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ये पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का और जीवन कौशल 10 नंबर का। ये सीडीपी जो आपने सीटेट और जो आपने यूपीटेट में पढ़ा है ना, यूपीटेट में जो आपने पढ़ा हुआ है सीडीपी, तो वही है सीडीपी ये। ठीक है, कोई अलग से नहीं आपको दे दिया गया है कि आप देखने के बाद भ्रमित हो जा रहे हैं कि नहीं कहां से आएगा। आप डाइवर्ट मत होइए,
ठीक। तो ये वही टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है सीटेट और यूपीटेट के दौरान इन सब चीज़ों को, तो वही आपको पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। ठीक है, इनसे लेकर के बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक, जीवन कौशल को लेकर के हम बताएंगे, जो आपकी बीटीसी में बुक आती है एक, ठीक है, या बीएड जिन्होंने किया है बीटीसी, इसमें जो बुक आती है जीवन कौशल की, वो आप पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है। ठीक है, अच्छा स्कोर कर लेंगे, 10 में से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने अच्छे से एक बार उसको पढ़ लिया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो स्कोरिंग 40 नंबर, मैथ 10-20 नंबर, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करंट अफेयर, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और साइंस। दरअसल ये एक ही जीएस के अंदर ही पूरा आ जाता है, लेकिन इसको इन्होंने खोल के दे दिया है। तो 30 नंबर का पूरा ये बनता है इनका, जो करंट अफेयर्स और जीके का है। और जीके जो पूछा जाएगा वो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके आपसे पूछा जाएगा। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर और जीके की एक प्लेलिस्ट भी यहाँ चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लूसेंट की कोई भी बुक आप लेकर के, या जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो वो आप पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर पढ़ने का एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका होता है, वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी आ रही है जुलाई में, वैकेंसी जुलाई में आ गई, जुलाई में आपके एग्जाम होने हैं, तो आपको जुलाई में अगर आपके एग्जाम होने हैं तो आप जुलाई के करंट अफेयर, ठीक है, ये जो जुलाई का करंट अफेयर है ये आप मत पढ़िए। ठीक, आपको जुलाई से पहले जो 6 मंथ का करंट अफेयर है वो पढ़िए। ठीक है, तो करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है लास्ट 6 मंथ का, ठीक, और प्लस आप 3 मंथ थोड़ा सा पीछे जाके और एक बार हल्की सरसरी निगाह से उसको भी एक बार देख लीजिए, क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जीके में अगर हम बात करें, जीके में बात करें तो आपको खास करके उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये वाला जीके आपको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, यूपी स्पेशल जीके को, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। जीके का जो सिलेबस है वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, तो बट आपको जो फोकस करना है वो ज़्यादा करके उत्तर प्रदेश में जो समसामयिक घटनाएं घटित हुई होंगी उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन मतलब कि ईवीएस और एसएसटी 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो जो लोग ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, हालांकि हम ये इस चैनल के माध्यम से भी सीटेट और यूपीटेट का जो ईवीएस कवर करते हैं, ठीक है, तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में ईवीएस का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कई सारे विकल्प आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो आप ईवीएस पढ़ सकते हैं। एसएसटी के लिए भी आप लूसेंट या जो भी बुक्स मिलती हो, आदित्य प्रकाशन की भी एक आती है, अच्छी किताब होती है, ठीक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। दरअसल आपको जो सबसे बेहतर तरीका होता है, जैसे मैथ आपको स्कोर करना है, साइंस के लिए भी आपको ऐसे ही आपको करना है। साइंस और एसएसटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पहले एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस एससीईआरटी, ये दोनों पहले आप एकदम अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, इसको अध्ययन करने के बाद उसके बाद आप बुक्स को प्रेफर करिए। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को, साइंस और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए। ये पढ़ने के बाद फिर आप बुक्स को प्रेफर करिए। बुक्स आपको इसलिए प्रेफर करना है, बुक्स बेस आपको यही एनसीईआरटी से बनानी है, और बुक्स आपको इसलिए प्रेफर करना है ताकि आपके पास प्रश्नों का संग्रह हो, कलेक्शन हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो, ताकि जितने भी जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी प्रोबेबिलिटी आपने देख रखी हो। ठीक है, वहीं पे अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे टीचर भी मिल जाएंगे जो आपको मैथ की एक अच्छे ट्रिक से आपको मैथ सॉल्व करवाते हैं, तो मैथ में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम अपने चैनल पे भी, यहाँ इस चैनल पे भी आपको जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे कम समय में आप किसी भी प्रश्न को लगा सकते हैं। तो मैथ की प्लेलिस्ट भी आप जाके देख सकते हैं, आइकॉन में भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी टीचर्स, हम कोई स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ही कंटेंट को देखिए या किसी आप स्पेसिफिक व्यक्ति
क्या किसी एक स्पेसिफिक चैनल की कंटेंट को देखिए, जहां से आपको अच्छी ट्रिक मिले वो आप जो है वहां से ले लीजिए। ठीक है, किसी एकदम फोकस होके हम आपको नहीं कर रहे हैं, हम आप यहाँ पे किसी का प्रचार करने नहीं आए हुए हैं। ठीक, हमारा उद्देश्य है कैसे आप की बेरोजगारी वाली जो स्थिति है उससे बाहर निकल के जो आपका टारगेट है अचीव करना गवर्नमेंट जॉब, वो आप कैसे पाएंगे। ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो आप कहीं बाहर से यूट्यूब में लाखों हजारों टीचर्स पड़े हुए हैं जो अच्छे से अच्छे तरीके से आपको शॉर्टकट ट्रिक से वो चीजें सिखाते हैं, रीजनिंग सिखा रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं करें कि आप किसी XYZ खास कोचिंग चैनल का वीडियो देखिए, नहीं, आप किसी का भी वीडियो, आप वो वीडियो देखिए जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताई गई हो जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। वो शॉर्ट ट्रिक का वीडियो देखिए और उससे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए वो आप वो ला पा रहे हैं कि नहीं, समय सीमा के अंदर आप 10 मिनट में 15 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। हम ये नहीं करें कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको सिर्फ हमारे ही चैनल का वीडियो देखना है, नहीं, वो प्रचार करने हम नहीं आए हैं। आप हमारे चैनल पे आए हैं, हमारा काम है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देना जिससे आपका ये जो एग्जाम है ना इसको क्रैक करना है। ये है हमारा गोल। ठीक, हमारा गोल ये नहीं कि आप हमारा चैनल देखते रहिए या फिर हमसे पेड कोर्स खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गोल है कि आप सुपर टेट क्लियर करिए और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और आप वैकेंसी में गवर्नमेंट जॉब पाएं। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि आपको हमारा चैनल देखना है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि रीजनिंग, मैथ या फिर हिंदी, जो भी टॉपिक आपको जहां से बेस्ट मिले वहां से पढ़िए। वो एक कहावत है ना कि हीरा अगर कहीं पे पड़ा है तो आप वहां से क्या करिए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। ज्ञान आपको जहां से मिले वहां से आप अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो आप वहां से अडॉप्ट कर लीजिए। किसी चेहरे पर, किसी फेस पे, किसी चैनल के नाम पर, किसी कोचिंग संस्थान के नाम पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन रैकेट्स में फंसने की जरूरत नहीं है, इन सोशल मीडिया में फंसने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आ रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। सामाजिक अध्ययन और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़िए। उसके बाद आप जो है बुक्स का जो कलेक्शन है, ठीक है, बुक्स का कलेक्शन जैसे लूसेंट हो गया, ठीक है, आदित्य प्रकाशन की बुक हो गई, आती है नीले कलर की जो आती है बुक, कलर में भी चेंज हो जाए कवर उनका। तो ये सारी बुक्स आप प्रेफर करिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। मतलब जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हो उस समय तक आपके पास ये होना चाहिए कि आप लगभग 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो उस समय तक। आपके पास इतनी प्रोफिशिएंसी, इस तरह से आपको तैयारी करके रखनी है और एकदम रियल मोड, एग्जाम के मोड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि 4 सवाल कर लिए, उसके बाद चलिए रील्स देख लेते हैं, रील्स देखने के बाद फिर वापस आएंगे तो फिर 10 सवाल सॉल्व करेंगे। इस तरह का मत करिए। 2.5 घंटे की जो अवधि है, ठीक है, प्रॉपर आप 2.5 घंटे बैठिए। ठीक है, एक सेट को सॉल्व करिए और आप देखिए कितना स्कोर कर रहे हैं। ये होती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, 2.5 घंटे आप प्रॉपर बैठिए, एक सेट सॉल्व करिए, देखिए आप कितना स्कोर करते हैं। ऐसे कैसे करके आपको कम से कम 1000 से ज्यादा सेट आप सॉल्व करिए, कम से कम 1000 से ज्यादा सेट। पहले आप तैयारी करिए, तैयारी करने के बाद 1000 सेट क्वेश्चन का सॉल्व करिए, उसके बाद देखते हैं कौन आपका सुपर टेट कैसे नहीं क्लियर होता है, तब आप हमें आगे बताइए। और जो चीजें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जो एकदम जीरो से जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास 1 में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से हमने चीजों को कवर किया है। ठीक है, तो आप जाइए वहां से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो वहां से पढ़िए। आप ईवीएस पढ़ सकते हैं, आप जीके करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। वो सारी सीरीज हमें यहाँ पे पढ़ी हुई है, वो आप पढ़िए। और लेकिन ये 1000 सेट जरूर सॉल्व करिए, कम से कम 1000 सेट सॉल्व करिए। अगर आपको 130 135 लाना है, 130 और 135 लाना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आपके पास जैसे क्वेश्चन आप पढ़िए कि आपको पता हो जाए कि हाँ ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहां पे आपके पास सोचने का समय नहीं होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करें, ये कैसे, वो ट्रिक आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता, ये ट्रिक आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस वाले ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इस वाले चैनल पे इस वाले ट्रिक ने बताया था, इस वाले ट्रिक से ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज आपके अंदर तब आएगी जब आप कम से कम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, कम से कम 1,000 पेपर सेट सॉल्व कर चुके होंगे, तब आपके अंदर ये चीजें आएंगी। तो पहले ये डेवलप करिए। और उसके बाद रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी कितना आएगी, जब कब आएगी, ये सब चीजें, इन सब चीजों में आप अपना व्यर्थ समय सिर्फ आप डिस्कशन में, सोशल मीडिया में बात बहस करके अपना समय जाया कर रहे हैं। आप एक छात्र हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान, दधीची बन जाइए, हड्डियों को गला दीजिए। इतना आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए कि आप 8 घंटे रील्स देख रहे हैं, 3-3 घंटे रील्स देख रहे हैं। हाँ, मानसिक संतुलन के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप 3-3 घंटे रील्स देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो लग जाइए पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब जो वैकेंसी आने वाली है, ये आप 130 नंबर का, जो 130 नंबर का टारगेट है, इसको एकदम दिमाग में घुसा दीजिए कि अब मुझे इस बार 130 प्लस करके दिखा देना है। देखते हैं कितनी मेरिट जाती है। अगर आपका गुणांक एकेडमिक्स में कम है, यहां पे स्कोर ज्यादा करिए, और करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दोबारा तो दे नहीं सकते। अब आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो एक ऑप्शन जो बचा हुआ है उसमें आप पूरी जी जान लगा दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तो ये हमारा चैनल है टीचर्स पॉइंट 24/7, जहां पे हम स्पेसिफिक रूप से सीटेट, ठीक है, सीटेट, यूपीटेट, खास करके टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका गाइडेंस यहाँ पे करते हैं। ठीक, आप हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब अभी प्लीज जरूर कर दीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़ करके टीचर्स पॉइंट 24/7 के नाम से है, यहाँ पे आप जुड़िए और सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहां से भी आप समय के थ्रू आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये जो आज स्ट्रेटेजी बताया है हमने आपको, पूरा फॉलो करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार आपको पीछे नहीं हटना है, रण में एकदम से जुट जाइए। जय हिंद।